एक हमने शिराज पराचा साहब को स्पेशली यूके से लिया। और वो बड़े अच्छे तजज़ियाकार हैं। हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं। और वक्तन फवक्तन उनको अब तो उन्होंने एक यूट्यूब चैनल पर भी बड़ा अच्छा काम शुरू किया। माजी में भी उनकी बड़ी अच्छी वाबस्तगी रही हमारे साथ। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो अपने ख्यालात का इजहार करें जनाब शिराज पराचा साहब। बहुत शुक्रिया तार साहब और तमाम साथियों को सलाम। मेरा तो ख्याल था मुझे 10 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन चले, कोई बात नहीं। बड़ी खुशी हुई तमाम साथियों को सुन के। मैं चंद गुजारिशात करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि बाबर साहब ने कहा कि उनसे अ, गलती हुई। अदलिया ने कहा कि हमसे गलती हुई और उसका उन्होंने अजाला करने की कोशिश की। मैं गलती की जगह जुर्म का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा। अच्छा, पराचा साहब, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप कैमरा ऑन कर लीजिए अपना, प्लीज। अ, चलिए, अगर उसके बगैर होता तो हो गया। हो गया जी, कैमरा आप देख जी जी जी, लीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। जी। तो पहली बात तो ये कि ये जुर्म हुआ है, एक अदलिया ने किया है। सबसे बड़ा जुर्म जुल्फिकार अली भुट्टो का कत्ल है, जो अदलिया और फौज ने मिलकर किया है। इसके अलावा जो बाबर साहब ने जराइम इनके गनवाए हैं 1958 से ऑनवर्ड अभी तक चले आ रहे हैं। ये इस वक्त जो भुट्टो साहब के हवाले से फैसला आया है, इसका क्रेडिट काजी फाइज ईसा साहब को जाता है। और उसका फैजाबाद झरने वाले मामले का भी जो है क्रेडिट उनको जाता है। ये अफराद, अब एक अच्छा आदमी, एक बेहतर आदमी, एक बाउसूल शख्स चीफ जस्टिस बन गया, तो आप देख रहे हैं कि क्या तब्दीलियां आई। उनके साथ चंद लोग और भी हैं, लेकिन मसला इदारे में है। इदारे में सियासी पार्लियामेंट को इस बात पर बहुत संजीदगी से गौर करना चाहिए कि हमें अदलिया में इस्लाहात करनी है, बुनियादी इस्लाहात करनी है, और जो जजों की तयनाती का तरीक़ाकार है उसको तब्दील करना है। सियासी मुकदमात के लिए या आईनी तनाज़ात के लिए एक अलहदा से आईनी अदालत बननी चाहिए, या पार्लियामेंट और जजों पर मुश्तमिल कोई बड़ी कमेटी हो जो आईनी तनाज़ात को भी देखे, और इसके साथ साथ जो जजों की तकर्री का तरीक़ाकार है उस पर गौर किया जाए। इसी तरह अदलिया की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अदलिया इस वक्त अनअकाउंटेबल है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनकी मर्जी है, जो वो चाहे वो करे, जिसको चाहे वो सजा दे, जिसको ना चाहे वो सजा ना दे। इसी तरह पाकिस्तान का डोमिनेंट इदारा पाकिस्तान की फौज है, और पाकिस्तान की फौज भी अनअकाउंटेबल है। अब आइडियल हालात में तो अगर हम चाहते हैं कि रेक्टिफिकेशन हो, रिकंसिलिएशन हो, तो होना तो ये चाहिए, एक स्टेज ऐसी आए कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की सारे जज और हाई कोर्ट्स के जज गड़ी खुदा बख्श जाएं और वहां जाकर बाजाब्ता तौर पर माफी मांगे, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सारे कोर कमांडर्स के साथ जाके माफी मांगे, और भुट्टो साहब को नेशनल हीरो हीरो डिक्लेयर किया जाए। ये तो मैं बहुत आइडियलिस्ट बात कर रहा हूं, लेकिन मैं बताना ये चाहता हूं कि जो कुछ भुट्टो साहब के साथ हुआ वो एक शख्स के साथ इन्होंने नहीं किया, वो एक मुल्क के साथ, अब हमारे निजाम के साथ किया, जिसकी खमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। हमें बुनियादी थी। भुट्टो साहब के दो फ्रंट थे, जिस पर एक बैनुल अक़वामी, जिसका पहले जिक्र हो चुका है, और एक दाखिली। भुट्टो साहब का सबसे बड़ा जुर्म जो है, जो फौज की नजर में, स्टैब्लिशमेंट की नजर में है, वो सन 1973 का आइन है। पाकिस्तान की फौज आज भी पार्लिमानी निजाम को पसंद नहीं करती, और इसको ये पार्लिमानी निजाम इनको कभी भी सूट नहीं करता था। यही वजह है कि सन 1958 में 56 का आइन मनसूख करके अयूब खान आए, और उसके बाद से आप देख लें, मुसलसल सदारती निजाम की हिमायत की जाती है। फर्द वाहिद को, यानी वो इमरान खान को भी इसीलिए तैयार किया गया, और इमरान खान बिल्कुल खुलेआम वो कहते हैं कि उन्हें सदारती निजाम पसंद है। अयूब खान उनके आइडियल हैं, और हमारी फौज भी उसमें बहुत कंफर्टेबल फील करती है। भुट्टो साहब ने सन 1973 का आइन बनाया, तो उसके पस मंजर में बात यह थी कि मशरकी पाकिस्तान अलहदा हो चुका था।
اور ایوب خان کے دور میں भुट्टो साहब उस दौर में हुकूमत का भी हिस्सा थे, सियासत में भी बड़े इन थे, उन्हें पता था कि सूबाई जो होता है बेचैनी और सूबाई जो कशीदगियां होती हैं उससे मुल्क टूट जाते हैं, वो टूट गए। लिहाजा भुट्टो साहब ने सन 1973 के आइन के जरिए पार्लिमानी निजाम पाकिस्तान में उसको जड़ पकड़ने के लिए उन्होंने लगाया, और साथ में उन्होंने बाज ऐसी चीजें उनकी दूरंदेशी को देखिए कि उन्होंने सन 1973 में बाज चीजों को कहा कि ये 10 साल के बाद इम्प्लीमेंट होंगी, जैसे सूबाई खुद मुख्तारी या सूबों डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। लेकिन भुट्टो साहब को वो नहीं करने दिया गया, उनको अदालत के जरिए कत्ल कर दिया गया। बैनुल अक़वामी सतह पर भुट्टो साहब ने इस्लामिक वर्ल्ड को इकट्ठा किया, वो यूएस को चैलेंज कर रहे थे, तो वो प्रेशर था और इन दोनों में मिलके भुट्टो साहब से जान छुड़ा ली गई। भुट्टो साहब को तो फांसी दे दी गई, लेकिन हमें इस पर भी गौर करना चाहिए, और हमारी फौजी जो लीडरशिप है, अगर वो हकीकी मानों में तब्दीली चाहते हैं तो मैं समझता हूँ, जितनी मुझे मालूमात हैं और जितना मैंने देखा है चीजों को, हमारे फौजी नौजवानों को जो तरबियत दी जाती है, जब एक कैडेट भर्ती होता है उसको क्या कोर्स पढ़ाया जाता है। देखिए, वो मैट्रिक करके आते हैं या एफ करके आते हैं, मुताले पाकिस्तान पढ़ के आते हैं, और उसके बाद जो लेफ्टिनेंट से जनरल तक पहुंचने तक उनको जो जो उनकी माइंड का शेप किया जाता है, जो उनकी ब्रेन वॉशिंग की जाती है, उस ब्रेन वॉशिंग का नतीजा ये है कि वो जब सीनियर पोजीशन पर पहुंचते हैं तो वो समझते हैं कि फौज सबसे बेहतर है, पाकिस्तान को हम ही चला सकते हैं, हम पाकिस्तान के मालिक हैं, हम जो चाहे पाकिस्तान के साथ करें। ये है वो प्रॉब्लम। जो फौजी जवानों को, जो नए आगे जाते हैं, उनको बताया जाता है कि भुट्टो एक बुज़दिल शख्स था, उसको फांसी घाट तक वो अपने कदमों पे चल के नहीं गया, उसको स्ट्रेचर पर उठा के ले जाया गया। उनको बताया जाता है कि भुट्टो जो था वो सिक्योरिटी रिस्क था, वो गद्दार था, उसकी बेटी सिक्योरिटी लिस्ट। ये एक बड़ा क्लेवर प्रोपेगेंडा किया गया है, और वो प्रोपेगेंडा अब लोगों के जहनों में जम चुका है। दूसरी तो पाकिस्तान में जमात इस्लामी जैसी जमातें, जो हम समझते हैं कि जी वो असेंबली में तो नहीं आ सकते, वो पार्लियामेंट में नहीं जा सकते, उनकी पॉपुलैरिटी नहीं है, लेकिन आप जमात इस्लामी को ये देखें कि आपके स्कूलों के असातिज़ा, आपके कॉलेजेस के असातिज़ा, आपके यूनिवर्सिटीज के असातिज़ा, आपके टेक्स्ट बुक लिखने वाले लोग, आपकी ब्यूरोक्रेसी में, आपकी एजुकेशन में जमात इस्लामी की बहुत गहरी दखल है। आपके 80% उर्दू कालम निगार और जर्नलिस्ट जो हैं वो जमात इस्लामी से आए हैं, और जमात इस्लामी वो पार्टी थी जो जनरल शेर अली खान के साथ, जो उस वक्त का इतलात का हेड था, ग्लोबल था या खान का, उसके साथ मिलकर उन्होंने कैंपेन चलाई, और कैंपेन से लगता था कि जैसे 70 के इंतखाबात में जमात इस्लामी जीत जाएगी, लेकिन वो नहीं जीती। बाद में जियाउल हक और मियां तुफैल मोहम्मद के अलायंस के नतीजे में तुफैल मोहम्मद गए थे उनसे वादा माफ गवाहों को कहने के लिए कि आप भुट्टो के खिलाफ वादा माफ गवाह बनो। इसी तरह आप देखिए, अभी चंद दिन पहले एजाज सैयद ने एक शख्स का इंटरव्यू किया है जो कि असिस्टेंट जेलर था, और जिसने भुट्टो साहब के आखिरी लम्हात की बात की। बड़ी एजाज सैयद ने टफ क्वेश्चनिंग नहीं की, और उससे फिर नजम सेठी भी उसका जिक्र कर रहे हैं। वो उन्होंने ये नहीं बताया कि ये असिस्टेंट जेलर जो है वो गालिबन अहमदी है, और उसका एक बोझ था भुट्टो साहब के खिलाफ। वो जो कर्नल रफी बातें करता है हचकिचाहट से, वो एक टेक्निक है जिससे ये जाहिर की जाए कि भुट्टो के आखिरी 313 दिन में क्या हुआ। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम सियासी पार्टियों में, दो दीगर बड़ी जो जमातें हैं, पीटीआई और नवाज लीग, उनके मुकाबले में ये वाहिद पार्टी है, जैसे कि शैला रजा ने कहा, कि इनके पास एक आइडियोलॉजी है, इनके पास एक डायरेक्शन है, और इनके पास चीजों के बारे में इनकी एक उसूली पोजीशन है। पीटीआई का कोई नजरिया नहीं है, इमरान खान का कोई नजरिया नहीं है सिवाय इसके कि फौज मुझे इख्तिदार में ले आए। और नवाज शरीफ के डेवलपमेंटल काम बहुत अच्छे हैं, उनका फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, लेकिन उनका एक पोजीशन वो नहीं लेते चीजों पर। वो जाती तौर पर जर्नैलों को नहीं चाहते कि वो उनके साथ पंगा लें जब वो प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन वो एक सिस्टमैटिक तरीके से सियासत पर उनके कोई उसूली पोजीशन नहीं। पीपल्स पार्टी की ये पोजीशन है। अब मैं ये सोचता हूँ, ये मैं आखिरी चंद जुमले कहना चाहता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि अगर भुट्टो साहब इस वक्त जिंदा होते तो उनकी क्या पोजीशन होती। भुट्टो साहब का सबसे स्ट्रांग पॉइंट उनका आलमी उमूर पर नजर थी। आज हालात बहुत बदल चुके हैं। आज आप देखिए कि दुनिया दूसरी सर्द जंग में दाखिल हो चुकी है। आइंदा चंद सालों में आपके सामने लकीर खींची जाने वाली है कि या आप चीन के साथ हैं और या आप अमेरिकन के साथ हैं। मैं बरतानिया में रहता हूँ, बरतानिया में काम करता हूँ, बरतानिया में मैं इस सिस्टम को जानता हूँ।
مجھے پتا ہے کہ انگلینڈ میں جمہوریت حقیقی جمہوریت نہیں ہے. یورپی ممالک میں جمہوریت کی بجائے وہاں پر ریسسٹ پارٹیاں جو ہیں وہ پاپولر ہو رہی ہیں, اور جو بائیڈن اور ٹرمپ میں سے جو بھی آئے گا وہ اب اکنامک نیشنلزم کی بات کر رہے ہیں, وہ امریکہ فرسٹ کر رہے ہیں. اور جو گلوبلائزیشن اور نیو لبرلزم انہوں نے پھیلایا تھا 80 اور 90 کی دہائی میں, اس سے وہ ریٹریکٹ کر رہے ہیں, کیونکہ ان کی کمپنیاں, ان کی کارپوریشنز چین کا مقابلہ نہیں کر سکتی جدید ٹیکنالوجی میں, الیکٹرک کاروں میں, اے آئی میں, جہازوں میں. تو وہ اب چین کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. اب چین کا جو اقتصادی ماڈل ہے اور چین کا جو سیاسی ماڈل ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو پاکستان میں بھی جو جمہوریت, جس کو ہم مغربی جمہوریت کے نام سے جانتے ہیں, اور صحیح معنوں میں ہمیں وہ جمہوریت بھی یہاں نہیں ہے, ہمیں ری تھنک کرنا پڑے گا. یہ فوج پاکستان کی اپنی فوج ہے, لیکن ان کے ساتھ بھی ڈائلاگ آپ کو کرنا پڑے گا, عدلیہ کے ساتھ بھی آپ کو ڈائلاگ کرنا پڑے گا, اور ایسے پوائنٹس پر آپ کو ان کے ساتھ درمیان میں ایک پوزیشن لینی پڑے گی کہ جس میں ہم اپنا انڈیجنس جمہوری ماڈل ڈیولپ کریں, جس میں ہم ایک بہت بیلنسڈ فورن پالیسی ہو, جس میں ہمارا جو فیوچر ہے وہ ایس سی او ممالک سے ریلیٹڈ ہے, جس میں شنگھائی کارپوریشن کے ممالک شامل ہیں, اور مغرب کے ساتھ ہم اپنے تعلقات کو ری تھنک کریں. اگر ہم صرف جمہوریت کرتے رہیں گے اور ہم خود نہیں سمجھیں گے کہ آج کی جمہوریت کے کیا تقاضے ہیں, آج ہمیں پہلے اپنی معیشت کو مضبوط کرنا ہے, پہلے اپنے ملک کو, آپ سورن ہی نہیں ہے جب تک کہ آپ اس شکنجے میں ہیں. آئی ایم ایف چند مہینے پہلے آپ سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا تھا, آج وہ آپ کے ساتھ آ کے بڑی آسانی سے آپ کی باتیں اس نے مان لی ہیں, آپ کو دوسرا قرضہ بھی دے رہا ہے, جو بائیڈن بھی آپ کو خط لکھ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے کہ آپ چین کے ساتھ وہ جو سی پیک کے معاہدے ہیں وہ شروع کریں, کیونکہ سی پیک پاکستان کے لیے تو اہم ہے, لیکن وہ چائنا کی شیئر رگ ہے. اسٹریٹ آف ملاکا جب بند کرے گا امریکہ, اس کی فوج 75,000 فوج اس کی موجود ہے جاپان اور ساؤتھ کوریا اور فلپین اور ان سارے ممالک میں, تو پھر چین کا جو 60-70% تیل جاتا ہے اسٹریٹ آف ملاکا سے, بحر الہند کو بحر الکاہل سے جو ملاتی ہے تنگ پانی کا چینل, تو چین کو کیا کرے گا؟ لہٰذا چین کے لیے سی پیک بہت اہم ہے, اور اس سی پیک کو روکنے کے لیے ہر ممکن طریقہ اختیار کیا جائے گا. لہٰذا پاکستان میں ڈویژن مزید بڑھانے کی بجائے, جیسے کہ ایک بات لاشاری صاحب نے کی, ہمیں ایک